तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में बोनिल्डा यहाँ पर गोल को एक सीक्रेट चैम्बर पे से गुजारते गुजारते एक मैड साइंटिस्ट से मिलवाती है। वो मैड साइंटिस्ट जो कि निकोला टेस्ला के नाम से जाना जाता है। हाँ दोस्तों, वही टेस्ला, इलॉन मस्क वाली टेस्ला। हमें यहाँ पर बोनिल्डा क्लियर करते हुए कहती है कि ये वो साइंटिस्ट है जिसने अपने जमाने में वो डेवलप किया जिसकी टेक्नोलॉजी को इंसानियत आज भी इस्तेमाल करती है। यहाँ तक इलेक्ट्रिक जनरेटर भी इसी शख्स ने डेवलप किया था। क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन इसका वर्क ऑलरेडी अपने दौर से काफी ज्यादा आगे का था, जिस वजह से लोग इसकी टेक्नोलॉजी को जादू वगैरह का नाम दिया करते थे। जादू का शब्द सुनने की देर होती है, निकोला टेस्ला बोलने लगता है, जादू नहीं, कभी भी नहीं, हरगिज नहीं। यहाँ पर जादू नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब का सब बस एक साइंस है। बोनिल्डा उससे पूछती है, ठीक है फिर जिस टेक्नोलॉजी का तुम इस्तेमाल करने वाले थे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्या तुमने उसकी सर्च को पूरा कर लिया? निकोला टेस्ला बोलता है, वो तो मेरे बचपन में ही पूरी कर ली थी, वह सब का सब मेरे दिमाग में है। बस इस टेक्नोलॉजी को लाइफ में लाने के लिए मुझे सही रिसोर्सेज की जरूरत है। बोनिल्डा उसे बताने लगती है, ओह तो ये बात है, इसके लिए मेरे पास एक बंदी है। ये कहते हुए वो उसकी वोल्केरी को सिस्टर गोंडल के नाम से यहाँ पर पुकारती है। सिस्टर गोंडल जैसे यहाँ पर आ जाती है तो निकोला टेस्ला फौरन से उसके पास जाते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझे अपना शरीर सौंप सकती हो? गोल थोड़ा परेशान होने लगती है कि हे, तुम यहाँ पर जिस्म नहीं मांग सकते उससे, लेकिन उसकी वोल्केरी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि आज के बाद से और आज के दम से मेरा जिस्म तुम्हारा हुआ। तो हाँ यार, इसी तरह उसकी वोल्केरी उसके साथ मर्ज होने लगती है, उसकी थ्योरी को फॉलो करते हुए। देखते देखते वो वोल्केरी एक खतरनाक साइबोर्ग मैक में बदल जाती है, जहाँ पर निकोला टेस्ला वादा करता है कि चाहे भले इंसानियत खुदाओं को तो पूछती है, लेकिन अब वक्त आ गया कि इंसानियत खुदा को पीछे छोड़ दे। दोस्तों इसी के साथ हमें यहाँ पर बेल्ज़ेबूब के बारे में बताया जाता है। बेल्ज़ेबूब का नाम शुरू से ही शापित नामों के साथ जोड़ा जाता था, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाई या फिर एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्लटनी। ग्लटनी मतलब कि एक ऐसी भूख, एक ऐसी लालच जिसमें तुम जितना मर्जी खा लो, जितनी मर्जी ताकत को चुबा लो, जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लो, तुम्हारी भूख उसके लिए कभी भी खत्म नहीं होगी। पर इस सब के अलावा भी उसको एक अलग नाम से भी बुलाया जाता था, और वो उसे कहते थे सबसे अकेला गॉड। वो हेवन की जिस गली से गुजरता था लोग अपने बच्चों को दूर कर देते थे। वो जिस घर के करीब से गुजरता था लोग अपने दरवाजों को फेर देते थे। वो जिधर देखता था लोग उसकी निगाहों से ही हट जाते थे। दूसरे गॉड्स उसकी अफवाहों के बारे में ही बातें किया करते थे कि अगर तुम बेल्ज़ेबूब के करीब जाओगे तो साटन तुम्हारे सीने को चीर कर तुम्हारे दिल को नोच लेगा। लोग कहते थे कि अगर वो तुमसे नजरें मिलाए तो नजरों को झुका दो, अगर वो तुम्हारे करीब आए तो उससे दूर हट जाओ, अगर वो कोई रास्ता ले तो उस रास्ते से मुंह मोड़ लो। इवन के बेल्ज़ेबूब को खुद भी ये नहीं पता होता कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि उससे शैतान ने शराब दी हुई है। बहरहाल इसी शराब की वजह से कोई बेल्ज़ेबूब के करीब नहीं जाता था, तो बेल्ज़ेबूब भी किसी के करीब नहीं जाता था। हाँ, सबको छोड़ के सवाए 3 एंजल्स के अलावा, जिनका नाम था लूसीफर, अज़ाज़ियल और सैमियल। दोस्तों इससे पहले हम वीडियो की गहराइयों में समा भी जाए, मैं एक लम्हा लेकर आप सभी को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो हो सके इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो, और अगर हाइप बटन दिख रहा है तो उसको भी प्रेस कर दो। इसके चलते दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द अपलोड करूँ, तो मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, मैं अपने इंस्टाग्राम एनिमे रैंक्स का नीचे लिंक दे दूंगा, और साथ ही साथ मैंने अपने पर्सनल इंस्टाग्राम उस्मान रैंक्स का भी लिंक नीचे दिया होगा। हो सके तो दोनों को फॉलो कर देना, वरना एक पर भी कर लो, ये भी काफी है। इसके बदले में मैं वादा करता हूँ अगर आप लोग मेरे 1000 फॉलोअर्स को कंप्लीट करवा देते हो, मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड को लाने की कोशिश किया करूंगा। लूसीफर उसे अप्रोच करते हुए कहता है कि सुनने में आया है कि तुम सबसे बदनसीब गॉड हो, तुम इतने अकेले हो कि तुम्हें देख के ही मैं पहचान सकता हूँ, तुम ही हो वो जिसे लोग बेल्ज़ेबूब बुलाते हैं। लूसीफर उसे अपना ग्रुप को ज्वाइन
करने के लिए बोलता है। वो बताते हैं कि हम लोग एक गार्डन जाकर वहाँ से फल चुराएंगे। वो ग्रुप थोड़ा सा ज्यादा ही लाउड होता है और काफी जोर जोर से हंसते होते हैं। वो बेल्ज़ेबूब ने जवाब नहीं दे रहा था तो सैमुअल ज़ूस के बारे में जोक क्रैक करते हुए बोलता है, ज़ूस के निपल घूमते हुए किसी भी दीवार के अंदर सुराख कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये मैं नहीं बोल रहा, ये सैमुअल ही बोल रहा है। हालांकि उसके जोक को सुन के बेल्ज़ेबूब तो कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन लूसीफर और सैमुअल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहने लगते, क्या सच में? बेल्ज़ेबूब उन्हें बताने लगता है, क्या तुमने सुना नहीं मैं कौन हूँ? क्या अभी तक तुम्हारे कानों ने वो नहीं पकड़ा जो लोग मेरे बारे में बोलते हैं? लूसीफर आगे कहने लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है मुझे साटन पर बिलीव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही है। वो यहाँ पर उसे एक्सप्लेन भी करने लगता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहाँ पर खुद को अकेला करने के बजाय उन सब से बोलता, बाहर में जाओ तुम लोग। यहाँ पर उसके साथी भी उसका साथ देते हुए बोलते हैं, अगर ये सच होता तो अब तक तो हम मर चुके होते। देखो, हमने तुमसे बात भी की है और तुमने भी हमसे बात की, हम लोग जिंदा हैं। लूसीफर उससे बताता है कि हम तुम्हारे आगे अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं। यह सुनकर बेल्ज़ेबूब का ध्यान अब उनकी ओर पड़ता तो है, मगर फिर भी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि बेल्ज़ेबूब बताता है कि तुम मुझे नहीं जानते। वो तीनों इसी तरह जोक्स को क्रैक कर रहे होते हैं और अपनी बातों पर खुद ही हंस रहे होते हैं कि इसी समय वो बातें कर रहे होते हैं कि मोटा अज़ाज़ियल यहाँ पर बात देता है, जो देखकर वहाँ पर सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लूसीफर सोचने लगता है, ले ओरा +99 के बजाय माइनस में चला गया है। पर यहाँ पर वो होता है जो किसी ने सोचा नहीं होता। ये काफी होता है बेल्ज़ेबूब के मुस्कुराने के लिए, जो देखकर लूसीफर बोलता है, तुमने मुस्कुराया, इसका मतलब हम जीत गए, तो आज से हम दोस्त हैं। ये सब देखकर बेल्ज़ेबूब की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। क्योंकि वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं होते तो बेल्ज़ेबूब उनके साथ ही जाने का ठान लेता है। ये लोग गार्डन में पहुंच के वहाँ पर एप्पल्स तोड़ रही होते हैं कि इनके पीछे वहाँ के गार्ड्स पड़ जाते हैं, तो लूसीफर और बाकी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। तो दोस्तों, ये तीन ही पहले दोस्त होते हैं जो बेल्ज़ेबूब के करीब आने में कामयाब हुए होते हैं। वक्त गुजरता चला जाता और ये लोग आपस में और करीब आते चले जाते। वो एक साथ खाते थे, एक साथ घूमते थे, एक साथ हिलाते थे और सबसे बढ़कर एक साथ मुस्कुराते थे। बेल्ज़ेबूब भी एक पल पर आकर सोचने लगता है कि अब से मैं इन तीनों से कभी भी अलग नहीं होऊंगा, ये मेरे सबसे बेहतर दोस्त है। जब से ये लोग मेरी जिंदगी में आए हैं, मेरी जिंदगी में रंग आ गया है। फाइनली बेल्ज़ेबूब अब अकेला नहीं था, पर ऐसा तो सिर्फ हमने सोचा था। यहीं से बेल्ज़ेबूब की बदकिस्मती शुरू होती है। बेल्ज़ेबूब की जब अगले रोज आंख खुलती है तो वो आसपास माहौल में एक घिन सी बदबू पाता है। थोड़ी देर में बेल्ज़ेबूब को एहसास होता कि उसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है, पर वो उसका नहीं है। तो फिर वो किसका है? बेल्ज़ेबूब फौरन से अपने दोस्तों को उठाने लगता है कि दोस्तों, हम पर हमला हुआ है। पर इससे पहले वो इन बातों को पूरा भी कर पाता कि उसकी अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब उससे मालूम पड़ता कि उसके सारे के सारे दोस्त वहीं पर मर चुके हैं, जैसे कि उनका सीना को चीरकर किसी ने उनके दिल को ही नोच लिया हो। ये देखकर वो जोरदार तरीके से चिल्लाता है। इसके बाद वो लूसीफर को अप्रोच करता, वो कहता, वो बताता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो गया, तुम्हें क्या हो गया? तब जाकर उसे वो पल याद आने लगते हैं। उसे याद आता है जहाँ पर लोग उसके बारे में कहा करते थे कि जो कोई भी बेल्ज़ेबूब के करीब आता है तो शैतान आकर उनके दिलों को चीर देता है। वो अपने घुटनों पे गिर जाता, वो हिचकिचाते हुए कहता है, साटन, क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? ये बोलते हुए वो अपनी नजरों को दाएं घुमाता, उससे कुछ ना दिखता। वो बाएं घुमाता, उससे तब भी कुछ ना दिखता। बेल्ज़ेबूब सोचने लगता, दिल ही दिल में कहता, साटन, क्या तुम वाकई में सच्चाई हो? क्या साटन सच में एग्जिस्ट करता है? क्या उसी ने मेरे दोस्तों को मारा है? इसके बाद वो गुस्से से कहने लगता, बड़वे कहीं के, क्या तूने ही इनका खून किया है? मैं समझ गया, मैं अब सब कुछ समझ चुका हूँ, और अगर ये वाकई में सच्चाई है तो तुम मुझे सुन सकते हो, तो कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हेवन में कहाँ पर छुपे हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हेल हाई में तुम्हारा कहाँ पर ठिकाना है। साटन, मैं अपने नाम की कसम उठाकर कहता हूँ, मैंने कहा कि मैं अपना बदला लूंगा तो मैं वाकई में लूंगा।
इन सब के बाद बेल्ज़ेबub ने अपनी पूरी जिंदगी को वक्फ कर दिया साटन के बारे में सब जानने के लिए। पर एक बार फिर से बदले में उसे कीमत चुकानी पड़ती है। वो पूरे तरीके से अकेला हो चुका था कि एक रोज दोबारा से उसे एक और एंजल अप्रोच करती है जिसका नाम होता है लिलिथ। वो बताती है कि जब मैंने टाउन के गॉड से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे तरह तरह के रूमर्स बताए। बेल्ज़ेबub यहाँ से उठ के जाने लगता है। जाते जाते वो कहता है मुझसे दूर रहो, पर वो कुछ ऐसा सुनता है जिससे वो चौंक जाता है। लिलिथ उससे बताती है कि असल में लूसीफर मेरा भी चाइल्डहुड फ्रेंड था। रूमर्स के मुताबिक अगर वाकई में साटन ने ही उन्हें मारा है तो आज के बाद से और आज के दम से साटन का कोई और भी दुश्मन है और वो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बेल्ज़ेबub उससे चाहे जितना भी दूर कर लेता। वो लिलिथ उससे बताती है मैं पूछने नहीं हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। और उससे थोड़ी देर में एहसास होता है कि हाँ यार, ये तो बिल्कुल लूसीफर की दोस्त हो सकती है क्योंकि ये भी लूसीफर की तरह ही चिच्चर है और पुशी है। वो तब तक नहीं मानती जब तक तुम उसकी बात मान ना लो। बेल्ज़ेबub वाकई में साटन को ढूंढना चाहता होता है, जिस वजह से वो लिलिथ की मदद लेने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर हेमन और हेलहाइम का एक एक पुर्जे को छानबीन करने लगते हैं और ऐसा करते हुए हम देख पाते हैं दोनों करीब आने लगते हैं कि थोड़ी देर में बेल्ज़ेबub एक दीवार से टकरा जाता है। वो दीवार वो होती है कि उन्होंने पूरी हेवन और हेलाइन के एक एक बदबूदार जर्रे जर्रे में छानबीन कर ली होती है, मगर अभी तक उन्हें साटन का कोई भी अता पता नहीं मिला होता। एक रोज अचानक से वो साटन के पास खुद नहीं जाता बल्कि साटन ही उस तक पहुंच जाता है। साटन की टेंटिकल्स उसे जा पकड़ती है। वो देख पाता है एक बार फिर से साटन को अपने दोस्तों की जानों को लेते हुए कि इसी भयंकर सपने से उसकी फौरन से आंख खुलती है। लिलिथ फौरन से उसे अप्रोच करती है, उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। बेल्ज़ेबub आगे बताता, क्या लिलिथ तुम बता सकती हो कि लूसीफर मेरे करीब क्यों आना चाहता था? वो मेरा दोस्त क्यों बनना चाहता था? उसे तो मुझसे दूर रहना चाहिए था। क्या उसने ये नहीं सुना था कि मुझे शैतान ने शराब दी हुई है? लिलिथ उसे एक्सप्लेन करने लगती है। लूसीफर शुरू से ही ऐसा था क्योंकि एक वक्त में वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही अकेला होता था। ये चीज ने उसे काफी तकलीफ दी। वो नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा इस तकलीफ से गुजरे। इस पर अपने कानों को ठहराने के बाद बेल्ज़ेबub बोलता है, जो हो गया वो हो गया, लेकिन आज के बाद से मैं तुमसे वादा करता हूँ लिलिथ, मैं तुम पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा। मैं अपने बदले को भी पूरा करूंगा। लिलिथ उससे गले लगाते हुए बोलती है, तुम ये बात मत भूलो कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ, जिसे मैं और तुम्हें मिला के बनता है हम। और यहाँ तक उसकी बातें सुन के लिलिथ ब्लश भी कर रही होती है। एक बार फिर से बेल्ज़ेबub अकेला नहीं था कि दोबारा से उसकी आंख लग जाती है। तभी उसे लिलिथ की आवाज सुनाई देती है, बेल्ज़ेबub अपनी आंखें खोलो। बेल्ज़ेबub जैसे तैसे करके अपनी आंखें खोलता है। हमें बताया जाता है फाइनली बेल्ज़ेबub की वो लंबी सी जर्नी यहाँ पर एंड होने वाली है साटन को ढूंढने की, क्योंकि जो वो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक बार फिर से इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। हम देख पाते हैं उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ पर बेल्ज़ेबub का हाथ, वो डेमोनिक हाथ लिलिथ के आर पार जा चुका होता है। लिलिथ अपनी आखिरी सांसों में उससे प्यार करते हुए कहती है, मुझे खुशी है कि तुम्हें होश आ गई। बेल्ज़ेबub को तभी तो कहीं जाकर एहसास होता है कि हाँ यार, जब भी उससे किसी से इंतहाई ज्यादा प्यार हो जाता है, जब उससे लगे कि इस शख्स की वजह से वो अब अकेला नहीं है, तभी साटन उस पर भारी पड़ जाता है। तो इसका एक ही मतलब है, उसने अपने हाथों से सैमुअल, अज़ेज़ियल और लूसीफर की जान को नोचा था। इस फेनोमेना को कहा जाता है डेस्ट्रोडो। कहानी प्रेजेंट में आती है। बेल्ज़ेबub कहने लगता है, तो वो मैं ही था, वो मैं ही था। साटन तो शुरू से मेरे अंदर ही रहता था। उसे एहसास हुआ कि साटन और वो असल में एक ही वजूद है। वो लिलिथ को अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, प्लीज अपना दम मत तोड़ो, मुझसे गलती हो गई, मैं ये नहीं करना चाहता था। लिलिथ उससे बताती है कि जो वक्त हमने एक साथ गुजारा वो खूबसूरत तरीन था मेरी जिंदगी का। फाइनली तुम्हारे बदले लेने की जर्नी, साटन को ढूंढने की जर्नी यहाँ पर खत्म होती है। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर लूसीफर होता तो वो भी तुम्हें माफ कर देता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि
मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं भी तुम्हें माफ करती हूँ। हाँ दोस्तों, लिलिथ यहाँ पर उसे आखिरी सांसों में अपने दिल की बात बताती है कि वो उससे प्यार करती है। लिलिथ को पता होता है कि अब बेल्ज़ेबूब खुद से नफरत कर रहा है और शायद से वो अपनी जान को अपने हाथों से नोचने की कोशिश करे। तो लिलिथ अपनी बहती हुई जिंदगी को यहाँ पर उससे दे देती है, जिससे उसकी चेस्ट पर एक टैटू सा बन जाता है। वो बोलती है कि तुम अपनी जान को लेने की कोशिश नहीं करोगे और यही मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुद को माफ करके आगे जियो। इसी तरह लिलिथ अपने दम को उसकी बाहों में ही तोड़ देती है। एक बार फिर से बेल्ज़ेबूब पूरे तरीके से अकेला हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह कहानी रैग्नारोक के समय में प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जो अगला फाइटर लड़ेगा गॉड्स की तरफ से वो कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबूब है। बेल्ज़ेबूब यहाँ पर क्या रहता है, जल्दी आओ और लहराते हुए आओ, अभी आओ और अभी ही मेरी जान को नोच लो। और इतनी ही बेरहमदिली से मेरी जान को नोचना जितना मेरे अपने दोस्तों को तकलीफ दी थी। हाँ दोस्तों, वो यहाँ पर रैग्नारोक इसलिए ही लड़ रहा है, वो इस सोच से है कि शायद से कोई इंसान उसे मार गिराए, क्योंकि वो अपनी जान को तो ले ही नहीं सकता। वो टैटू याद है ना, जो उसकी चेस्ट पर दिख रहा है, वो लिलिथ ने उससे यहाँ पर प्रेयर की फॉर्म में दी थी कि तुम अपनी जान को खुद नहीं नोच पाओगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आखिर बेल्ज़ेबूब अपने से इतनी नफरत क्यों करता है, उसने मॉन्स्टर पापियस को क्यों क्रिएट किया था। तो इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड अपने एंड को हिट करती है। तो यार, हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमें कंफर्म कर दिया गया होता है कि गॉड्स की साइड से जो अगला फाइटर है वो कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबूब है। और जहां तक ह्यूमंस की बात है, उनकी तरफ से लड़ेगा निकोला टेस्ला। इस एक बाउट की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यहाँ तक इस फाइट के लिए एरिना की भी रेनोवेशन की गई होती है, जहाँ पर हेमडाल बढ़ चढ़ के कहने लगता है आज इतिहास में पहली बार गॉड्स को डोमिनेट कर रहे हैं ह्यूमंस, और बस गॉड्स और ह्यूमन के बीच में एक विक्ट्री का ही फर्क है। तो ये बताता है कि गॉड्स इस बाउट को जीतने के लिए कितना ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे। तो इसी वजह से एक एंकर से स्वागत किया जा रहा होता है, किसी और का नहीं बल्कि बेल्ज़ेबूब का। बेल्ज़ेबूब अपने स्कल स्टाफ के दम पर अपनी एंट्रेंस का दरवाजा ही उड़ा देता है। उस वक्त हेमडाल उसके बारे में बताता है, और अगर सच कहूँ तो बताने के अलावा वो उसकी पर्सनैलिटी के लिए शब्दों का चुनाव करता है। वो जो कि जाना जाता है अपनी डार्कनेस के दम पर, वो जो कि डार्कनेस की गहराइयों से निकल कर आया है सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी को इंसानियत के ऊपर बरसाने के लिए, जिसका जन्म ही इतना ज्यादा परछाइयों के बीच में हुआ कि उसके लिए परछाई का शब्द भी छोटा पड़ने लगा। हम देख पाते हैं इस बैटल को यहाँ तक नोस्ट्राडामस भी देख रहा होता है, पर हेमडाल यहाँ पर एक अजीब सी बात करता है। वो कहता है कि क्या ये इंसानियत के ऊपर अपनी काली परछाई को बरसाने आए या फिर गॉड्स के ही खिलाफ है। इसका ये मतलब है कि यहाँ तक गॉड्स भी बेल्ज़ेबूब पर ट्रस्ट नहीं करते। वो तो हम उन गॉड्स के चेहरे को देख कर ही अंदाजा लगा लेते हैं, वो उसे यहाँ पर देख कर कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। ये जिधर जाता है वहाँ पर मनहूसियत छा जाती है। अगर तुम इसे देखो तो अपना रास्ता बदलो, वो जिधर अपनी नजरें दुराए तो उसकी नजरों से दूर हो जा। वो लोग उससे बुलाते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाई। हेमडाल यहाँ पर बताता है इतनी खतरनाक ताकत कि जिसको देखकर गॉड्स की भी फट जाती है। बाय द वे, अगर किसी को इन शब्दों से मसला है तो मैं माफी चाहता हूँ, ये सीरीज के अकॉर्डिंग मैं शब्दों का चुनाव कर रहा हूँ। खैर यार, चलो वापस आते हैं। इसी तरह लोग उसे जानते हैं बेल्ज़ेबूब के नाम से। जब इंसानियत की एंट्रेंस की बारी आती है तो वो यहाँ पर काफी बिजली से कड़कती हुई एंट्रेंस मारता है। हेमडाल उसकी भी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग शब्दों का चुनाव तो करता है। जब वो पैदा हुआ था तो उसके दम पर अंधेरी रातों में भी आसमानों ने बिजली पकड़ ली थी। उसकी सोच इंसानियत और गॉड से बढ़कर है। उसकी साइंस इतनी ज्यादा इंसानियत की सोच से ज्यादा बढ़ती थी कि यहाँ तक लोग उसकी साइंस को मैजिक पुकारने लगे थे। हम देख पाते दुनिया के तेज तरीन दिमाग वाले साइंटिस्ट, तेज तरीन बुद्धि वाले साइंटिस्ट भी उसका मैच देखने के लिए बेताब होते हैं। दोस्तों, राउंड 8 की शुरुआत में निकोला टेस्ला सबसे पहले आगे तो बढ़ता है, लेकिन वो यहाँ पर बेल्ज़ेबूब पर अटैक करने के बजाय उसके जिस्म का जायजा लेने लगता है। वो बोलता है कि जिस तरह से तुम्हारे बारे में अफवाहें थी
उसके मुताबिक तुम काफी नॉर्मल दिखते हो। निकोला टेस्ला इसके बाद बोलता है, जो भी, हमारी लड़ाई काफी ज्यादा दमदार होगी। बेल्ज़ेबुब रिप्लाई में कहता है, नहीं, हमारी फाइट एकदम नॉर्मल होगी, जो कि कुछ समय में ही खत्म हो जाएगी तुम्हारे टूटे हुए जिस्म के साथ। निकोला टेस्ला उसकी बात से एग्री नहीं करता। वो बताता है कि तोड़ना या किसी चीज का खत्म करना, तुम्हें पता है, क्रिएशन के खिलाफ है। हमें तोड़ने की बजाय विजडम और क्रिएशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर बेल्ज़ेबुब वहां पर इमोशनलेस खड़ा ये कहता है, तुम्हारे ड्रामे खत्म हो गए तो क्या हम शुरू करें? ये कहते हुए उसके स्टाफ से एक इनविंसिबल अटैक निकलता है, जो कि चाय निकोला टेस्ला काफी करीबी से डॉज तो कर लेता है। वो अटैक सीधा जाकर पीछे से एक बहुत बड़े मैसिव पिलर को ही तबाह कर देता है, जो देखकर चाहे वो गॉड्स हो या इंसानियत हो, वो लोग हैरान होने लगते हैं कि बेल्ज़ेबुब ने तो अपनी पलके भी नहीं चमकाए, तो इतना जानलेवा अटैक आखिर कहां से प्रोड्यूस हुआ? पर यहाँ पर तेज बुद्धि दिमाग वाले साइंटिस्ट भी मौजूद होते हैं, जो ये देखकर समझ जाते हैं कि बेल्ज़ेबुब ने वाइब्रेशन का इस्तेमाल किया है अपने स्टाफ के दम पर। इसकी मिसाल हर्मीज भी देता है कि हमारे साउंड में भी वाइब्रेशन मौजूद होती है, और अगर तुम एक गिलास के खिलाफ स्पेसिफिक पिच का यूज करो तो तुम उसे अटैक की फॉर्म भी दे सकते हो। सच कहूँ तो ये भी एक तरह से साइंस से ही रिलेटेड है, ना कि सिर्फ इतना, बल्कि इसी कड़कदार वाइब्रेशन को बेल्ज़ेबुब एक तेज अटैक की भी शक्ल दे देता है, जो कि चाहे भले ही निकोला टेस्ला एक बार फिर से डॉज तो कर लेता है, मगर अगले ही पल में उसे मालूम पड़ता है कि उसका आर्मर, उसका कवच ने थोड़ी सी डैमेज लिया, जबकि उसने उसे डॉज भी कर लिया था। हर्मीज इसी बात को क्लियर करता है कि वाइब्रेशन को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, जहां पर बेल्ज़ेबुब इसी वाइब्रेशन को एक तेज तलवार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसे नाम दिया जाता है प्लिमरा, और यही बेल्ज़ेबुब की असली ताकत है। ये इतनी खतरनाक है कि अगर उसकी ताकत अगर पूरे तरीके से किसी भी बड़े से बड़े जिस्म के साथ भी टच हो, वो उसे यहीं पर नष्ट कर सकती है। आदमस के पूछने पर ज़ूस भी बताने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि सारे गॉड में से बेल्ज़ेबुब भी यहाँ तक हमारे लिए लड़ेगा। तो आदमस भी इसी बात को लेकर बोलता है, इसका यही मतलब है कि हेडिस की मौत ने उस पर कितना ज्यादा असर डाला है। बेल्ज़ेबुब जो कि किसी भी गॉड से बात तक नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ हेडिस को ही जानता था और उससे ही मिलता था। हाँ दोस्तों, तुम लोग ये कह सकते हो कि वो यहाँ पर हेडिस के लिए लड़ रहा है एक तरीके से, और साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि कोई इंसान उसे मार गिराए। यहाँ पर गोल को चिंता होने लगती है, तो आगे से बोनिल्डा उसे समझाती है, तुम फिक्र मत करो, अभी तो सब निकोला टेस्ला अपनी साइंस का कमाल दिखाना शुरू भी नहीं हुआ। उसकी थ्योरी को काम लाते हुए गोंडल ने उसके साथ मर्ज किया, उसकी वल्कैरी ने, तुम देखते जाओ, ये उसके कहने की देर होती है। हम देख पाते हैं निकोला टेस्ला यहाँ पर टेस्ला पार्टिकल्स को चार्ज करता है, और इसी बोल्ट की गजब स्पीड के साथ वो जैसे जैसे आगे बढ़ होता है, वो कहता है, तुम गॉड्स की साइंस इंप्रेसिव है, लेकिन अब वक्त आ गया कि तुम इंसानियत की साइंस को भी देख लो। ये कहते हुए वो जैसे जैसे अपना पीला पंच बरसाता है। बेल्ज़ेबुब पीछे हटके डॉज तो कर लेता है, लेकिन हम देख पाते हैं उसका एक ही पंच ग्राउंड को ही शैटर कर देता है। इसके बाद वो मारता जाता और मारता चला जाता है मेरे भाई लोगों, जिस पर बेल्ज़ेबुब भी बस पीछे हटने के अलावा कुछ भी ना कर पाता। दोस्तों, उसकी जो वल्कैरी है वो अपनी लाइफ एनर्जी से इस सूट को अल्ट्रा वॉट से चार्ज करती है, और इसी के दम पर वो एक इंसेन पावर को प्रोड्यूस कर पा रहा है। वो बेल्ज़ेबुब पर एक और हमला करता। बेल्ज़ेबुब जैसे ही पीछे हटता है तो वो अगली बार उससे भी ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ता है, जिसे देखकर यहाँ तक बेल्ज़ेबुब की भी अक्ल ठिकाने आ जाती है। वो बेल्ज़ेबुब तक जा पहुंचा होता है। वो जैसे जैसे अपना फिस्ट उसके ऊपर लैंड करता है, हम एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन को देख पाते हैं, एक डायरेक्ट हिट। यहाँ तक शायद से बेल्ज़ेबुब भी उससे सरवाइव ना कर पाए, पर ऐसा तो सब लोगों ने सोचा था। हम देख पाते हैं बेल्ज़ेबुब ने अपनी वाइब्रेशन के कारण एक प्योर वॉल को खड़ा कर दिया था। बेल्ज़ेबुब आगे अपनी लाइनों को आजमाते हुए कहता है, अगर ये तुम्हारी फुल पावर है तो मैं बोर हो चुका हूँ। इसके बाद वो अपनी बढ़ती हुई शोलों से उभरने लगता है। इसी तरह जब बेल्ज़ेबुब उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है तो निकोला टेस्ला भी अपने सबसे पावरफुल वार से उस पर टूट पड़ता है। इसी तरह दोनों के बीच में लाइट और डार्कनेस का जैसे क्लैश होता है। शुरू में तो निकोला टेस्ला अच्छा कर रहा होता है, मगर अचानक से उसकी वाइब्रेशन बढ़ती जाती
कि वो वहां तक वो वाइब्रेशन वॉल भी फैलती चली जाती है। वो वॉल इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि वो सीधा निकोला टेस्ला के ऊपर जा बजती है। बेल्ज़ेबub जिसके चेहरे पर एक स्क्रैच तक मौजूद नहीं होता, उधर ही दूसरी तरफ निकोला टेस्ला जो कि इस वक्त बेल्ज़ेबub के आगे अपने घुटने टेक चुका होता है, उसका कवच ने भी डैमेज ली होती है और उसके सर से खून बह रहा होता है। बेल्ज़ेबub इमोशनलेस तरीके से कहता है, जैसे कि मैंने सोचा तुम कमजोर हो। दोस्तों, इसके चलते ही मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक और कमेंट कर सकते हो कर दो। अगर हाइप बटन दिख रहा है तो उसको भी दबा दो। इसके साथ ही साथ मैंने अपना पर्सनल इंस्टा और इस एनिमे चैनल का इंस्टा नीचे दिया होगा कमेंट में लिंक पिन है, जाकर उन्हें फॉलो कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और यकीन करो जब मुझे मोटिवेशन मिलती है तो बदले में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियोस दूंगा और इस बात की गारंटी मैं ऑन कैमरा देता हूं। तो चलो यार कहानी की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर हमें बेल्ज़ेबub को थोड़ा और करीबी से जानने का मौका मिलता है। बेल्ज़ेबub एक वक्त में इंसानों के करीब में दो मुंह वाले नाम गॉड से भी मशहूर था। उसके एक चेहरे को लोग बाल बुलाते थे, मतलब कि उसके इस चेहरे से जुड़ी हर चीज ब्लेसिंग होती थी, और उसके दूसरे चेहरे को लोग बुलाते थे ज़ेबल। इस चेहरे के साथ हर मनुष्यत की चीज जुड़ी रखी थी। इन दोनों को ही मिला के बनता है बेल्ज़ेबub। गॉल परेशानी से बोलती है कि बेल्ज़ेबub का वो कैसे सामना करे, वो तो बहुत पावरफुल है। बोनिल्टा बताती है जो बेल्ज़ेबub ने अपने हाथ में स्टाफ पकड़ के रखी हुई है, जिसका नाम है स्टाफ ऑफ एपोमियस। ये एक नेशनल ट्रेजर है जिसके ही दम पर बेल्ज़ेबub की वाइब्रेशन पावर 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसे अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ता है तो वो उसे डिफेंस में बदल देता है। अगर वो उसे अपने राइट हैंड में थाम ले तो वो एक स्वॉर्ड की फॉर्म में बदल जाती है। ये पीला गॉड है जो कि अपनी एक ही ताकत से डिफेंस और ऑफेंस दोनों कर सकता है। पर दोस्तों, कैसा रहेगा अगर मैं आप सभी को बताऊं कि निकोला टेस्ला ने अभी लड़ना भी नहीं शुरू किया। अगर यहाँ पर निकोला टेस्ला की जगह शायद से कोई और ह्यूमन होता तो वो उसकी डेवास्टेटिंग पावर देखकर थर थर कांपने लगता। मगर निकोला टेस्ला ये बाकी इंसानों से अलग है। ये हमेशा से बढ़ती हुई ताकत को एक अच्छी नजर से देखता है, जिस वजह से वो खुश होने लगता है। उसकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इस वक्त पीक पर पहुंच जाती है, तो वो बेल्ज़ेबub से कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें ये स्टाफ वापस करूंगा, बस तुम मुझे एक नजर इसे देखने दो। बेल्ज़ेबub उसकी ओर अपने डेमोनिक स्टाफ को ठहराते हुए कहता है, मुझे तुम्हें कितनी बार क्लियर करना होगा, तुम और मैं कभी भी बराबर नहीं हो सकते। जिन सब पर निकोला टेस्ला बोलता, यही वजह से हम इंसान तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि तुम लोगों में गरूर बहुत है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि साइंस के दम पर हम इंसानों ने क्या क्या अचीव किया है। ये कहते हुए वो अपने इलेक्ट्रिक वोल्टेज को स्पेस में रिलीज करता है और देखते देखते वो एक केज की शक्ल ले लेती है। फिर वो कहता, स्वागत है तुम्हारी मेरी झोंपड़ी में, जिसे वो नाम देता है ग्रमेटिया ज़ोन। इसी के साथ वो यहाँ तक हवा में फ्लोट भी करने लगता है, जिसे देखकर साइंटिस्ट अपना सर पकड़ के सिर्फ और सिर्फ प्राउड ही फील कर रहे होते हैं। वो बताता भी है कि लगभग 9 मीटर्स की इस चार दीवारी में सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड है और वो मैं हूँ। इसे देखकर इंसान के बच्चे ही काफी ज्यादा कूल समझ रहे होते हैं। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं, निकोला टेस्ला असल में भी इंसानियत का एक महान तरीन साइंटिस्ट था। इसी वजह से हमें निकोला टेस्ला के बारे में और भी करीबी से दिखाया जाता है। निकोला टेस्ला की जब 1943 में डेथ हो गई थी तो उसके साइंटिस्ट के काम में अनपब्लिश्ड पेपर्स चोरी हो गए थे। कहा जाता है कि FBI और KGB उसकी टेक्नोलॉजी पर, उसकी साइंस पर अपने हाथों को ठहराना चाहते थे, क्योंकि निकोला टेस्ला ने ऐसी खतरनाक वेपन्स की थ्योरी दे रखी थी जिससे दुनिया की हर ताकत अपने हाथों को ठहराना चाहती थी उस पर। उसे कहा जाता है एंटी ग्रेविटी सिस्टम। चूंकि उसके वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी, लेकिन उसने थ्योरी को अपने दिमाग में सेव कर रखा था। अब हमारे सिस्टर गोंडल के थ्रू उसकी हम थ्योरीज को लाइव दे सक रहे हैं और उसी के दम पर वो सुपर टेस्ला नामी पार्टिकल्स को चार्ज कर रहा है। अब सुपर टेस्ला पार्टिकल्स क्या होते हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला को ही मालूम है। तो इस वजह से उसने चार दीवारी में
खुद को गॉड पुकारा है, क्योंकि ये केज सिर्फ और सिर्फ गॉड्स को कैद करने के लिए ही बनाया गया है। दोस्तों बातें बहुत हो गई, अब वक्त है थोड़े एक्शन का। निकोला टेस्ला अपनी कड़कती हुई स्पीड से एक बार फिर से बेल्ज़ेबुब पर अपना पंच बरसाता है। बेल्ज़ेबुब जिससे अपने वाइब्रेशन के कारण उसे ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन उसका प्रेशर हम हर तरफ तबाही को मचाते हुए देख पाते हैं। जहां पर हमें लग रही था कि एक बार फिर से बेल्ज़ेबुब ने उसके हमले को आसानी से ब्लॉक कर लिया, वहीं पर सारे गॉड्स की अक्ल तो तब ठिकाने आती है जब हम देख पाते हैं कि बेल्ज़ेबुब ने अच्छी खासी डैमेज ली होती है। एरिस ये देखकर परेशानी से घबराते हुए कहता है आखिर उसकी स्पीड को क्या हो गया, वो गॉड से ज्यादा तेज कैसे मूव कर सक रहा है। तो यहाँ पर हर्मीस एक्सप्लेन करते हुए बोलता है कि गॉड्स और इंसान को टॉप स्पीड रीच करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। हर एक कदम के साथ हम लोग अपनी टॉप स्पीड को हिट करते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला एंटी ग्रेविटी की वजह से ऑलरेडी अपनी टॉप स्पीड में ही है। वो जैसे ही अपना पहला कदम भी लेता है तो वो अपने पहले कदम में ही फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, जबकि गॉड्स और ह्यूमन को फुल स्पीड में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो इसी वजह से ऐसे लगता है कि वो शायद से गॉड से भी ज्यादा तेज मूव कर रहा है। दूसरे साइंटिस्ट भी इसको एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि वो जीरो से ही अपनी टॉप स्पीड को हिट कर चुका होता है, जहां पर बेल्ज़ेबुब को थोड़ा वक्त लगता है अपनी फुल स्पीड में जाने में। इसी वजह से तो यहाँ पर वो लोग इसे जीरो मैक्स का शब्द देते हैं। इसी तरह बेल्ज़ेबुब बस अपनी पलके भी नहीं चमकाता कि वो इसी तरह बेल्ज़ेबुब तक जा भी पहुंचाता है। बेल्ज़ेबुब अपनी स्टाफ को उठाता तो यहाँ पर निकोला अपनी दिशा को पलट लेता। बेल्ज़ेबुब उसकी ओर मुड़ता तो वो फिर से घूम जाता। सच कहूं तो बेल्ज़ेबुब उसकी स्पीड के आगे कुछ भी नहीं है, और बस बड़ी ही किस्मत से बेल्ज़ेबुब उसके आते हुए पंच को रोकने की कोशिश करता, मगर वो फिर भी पीछे धकेला जाता है। ना कि सब पीछे धकेला जाता, इसके साथ हम देख पाते हैं उसके चेहरे पर भी खून के निशान होते हैं। ये सब देखकर यहाँ तक ओदन और लोकी भी उसकी स्पीड और पावर की दाद देते हैं, पर ये सब देखकर बेल्ज़ेबुब का दिमाग घूम जाता है। अब वो जैसे तैसे इस बार निकोला टेस्ला उसके खिलाफ अपने कदम ही जमाता है कि उसे मजबूरन पीछे हटना पड़ता है उसकी वाइब्रेशन फोर्स की वजह से। उससे बचते बचते यहाँ पर निकोला टेस्ला पूरे तरीके से टेढ़ा हो चुका था। ऐसी पोज में यहाँ पर उसके अगले वार को डॉज करना लगभग नामुमकिन है। इसी के साथ बेल्ज़ेबुब यहाँ पर अपनी फुल पावर से निकोला टेस्ला को जैसे तैसे क्रश करने की कोशिश ही करता है कि हम देख पाते हैं वो ऐसी पोज में भी पीछे हटते हुए उसे डॉज करने लगता है। वो पूरी एरिना में लट्टुओं की तरह घूमते हुए बेल्ज़ेबुब पर एक गरज के वार करता है। उसके इस वार को एक बार फिर से वो अपने डिफेंस से कवचने की कोशिश करता, मगर हर बारी की तरह वही होता। बेल्ज़ेबुब फिर से अच्छी खासी डैमेज लेता है। ये कहना गलत नहीं होगा, निकोला टेस्ला पूरे तरीके से अब बेल्ज़ेबुब पर भारी पड़ चुका है। निकोला टेस्ला आगे कहता, इसमें कोई शक नहीं है तुम्हारे उस वार को मैं ना डॉज कर पाता अगर मेरे पास एंटी ग्रेविटी सिस्टम ना होता। इसमें वो चाहे टेढ़ा हो या फिर जैसा भी हो, वो हर आते हुए बहते हुए वार को तितली की तरह डॉज कर सकता है। वो वार्न करता है कि मैं अब जिस तरीके से मूव कर रहा हूँ, मैं अब जिस तरीके से बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, कदम जमाता हूँ, यहाँ तक गॉड्स भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। वो बेल्ज़ेबुब पर अपने इसी स्पीड से वार बरसाता। बेल्ज़ेबुब उसके पीछे आते हुए जैसे अपने स्टाफ से वार करने के लिए एक कदम आगे ही बढ़ता कि निकोला टेस्ला पीछे से ही अपनी एल्बो के दम पर यहाँ पर अपनी बोल्ट पावर को अनलीश करता है, जिससे हम एक बार फिर से पूरी फील्ड में बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं, जो देख कर तो गोल ऑलरेडी यहाँ पर सेलिब्रेट करने लगती है। पर उसकी आंखें तो तब माथे पर आती है जब वो देखती है कि बेल्ज़ेबुब ने अपने खतरनाक डिफेंस के कारण यहाँ पर उसके आते हुए बहते हुए वार को वहीं पर खत्म कर दिया। वही वार जो कि अब तक उसकी वाइब्रेशन फोर्स को तोड़ता चला आ रहा था, जो देखकर आदमस भी कहने लगता है ये है बेल्ज़ेबुब की असली वाइब्रेशन ताकत, और अभी तो उसने इसे सब अनलीश करना शुरू किया। निकोला टेस्ला ने ऑलरेडी अपनी सारी की सारी चीप ट्रिक्स को आजमा लिया है। यहाँ पर गेम खत्म हुई। बेल्ज़ेबुब कहने लगता, मैं थक चुका हूँ तुमसे, तुम्हारी ताकतों से, तुम्हारे पंचेस के दम पर तुम मुझे कभी नहीं छू पाओगे। तो आगे से उसके लिए निकोला टेस्ला भी अपने शब्दों का चुनाव करता। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद वो अपने सूट को टेस्ला पार्टिकल से चार्ज करते हुए कहता है,
तैयार हो जाओ अपनी गंदी निगाहों से मुझे देखने के लिए। इंसानियत की समझदारी और क्रिएशन यहाँ पर आकर शुरुआत लेती है। इसके बाद हम ऐसा कुछ देखते हैं जो कि बलात्कार से कम नहीं होता। वो देखते देखते जैसे कि नजरों से ही गायब हो जाता है। जब तक बेल्ज़ेबूब अपने होश को संभालता है तब तक वो उसके पीछे आकर एक कड़कदार वार करता है जो कि पूरी की पूरी एरिना को अंदर से खोखला कर देता है। और दोस्तों जरूरी सवाल तो ये उठता है, क्या बेल्ज़ेबूब मर गया? क्या बेल्ज़ेबूब खत्म हो गया या फिर बेल्ज़ेबूब ने उसके वार को जेल लिया? पहले इससे पहले हमें थोड़ा सा निकोला टेस्ला के बारे में और जानना होगा। निकोला टेस्ला की मौत के ठीक 9 महीनों के बाद उसकी थ्योरीज को लेकर इंसानों ने एक एक्सपेरिमेंट करना चाहा। उस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने फिलाडेल्फिया नाम को चुना, जहाँ पर फिलाडेल्फिया के समंदर के अंदर उन्होंने डिस्ट्रॉयर यूएसएस एल्ड्रिच को टेस्ला कोयल से भर दिया था, जहाँ पर वो निकोला टेस्ला की थ्योरीज पर काम करते हुए शिप की आउटर लेयर पे हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करने वाले थे। पर दोस्तों जो पावर उन्होंने अनलीश की वो उनकी सोच से भी ज्यादा बढ़ के थी, जिसे देखते देखते वो टेस्ट सब्जेक्ट आंखों से गायब हो गया। उसे देखकर इंसानियत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिसके बाद क्या हुआ, वो शिप दूसरे समंदर में कहीं दूर प्रकट हो गई। उस एक्सपेरिमेंट ने वहाँ के साइंटिस्ट को अंदर से हिला के रख डाला। उन्हें मजबूरन इस चीज को इंसानियत से छुपाना पड़ा। वो घबराते हुए यही कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपनी गुनहगार आंखों की कसम उठाते हुए कहता हूँ, मैंने उसने अपने आंखों से देखा। उस टेस्ट सब्जेक्ट शिप को अपनी आंखों से गायब होते हुए देखा। चाहे भले ही वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था, लेकिन तब भी उन्हें इंसानियत की सोच से दूर क्यों रखना पड़ा? क्योंकि उस शिप के अंदर सवार हर एक शख्स मारा गया था। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होने के बावजूद भी क्यों उसे अनसक्सेसफुल माना जा रहा था? क्योंकि वहाँ पर निकोला टेस्ला खुद मौजूद नहीं था। वो एक्सपेरिमेंट निकोला टेस्ला की निगरानी में नहीं हुआ था, इस वजह से उन्हें कीमत चुकानी पड़ी। बेल्ज़ेबूब काफी कूल कैरेक्टर है और एक ट्रेजिक पास्ट भी है उसका। वहीं पर निकोला टेस्ला भी काफी कूल तरीके से और यूनिक तरीके से लड़ता है अपनी साइंस के दम पर। लेकिन दोस्तों मैं सच कहता हूँ, जब आप लोग निकोला टेस्ला के पास्ट को जानेंगे आप लोग अंदर से टूट के रह जाएंगे। तो हाँ यार, इसी के दम पर निकोला टेस्ला अपनी टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए बेल्ज़ेबूब के पीछे प्रकट हो जाता है। बेल्ज़ेबूब को वो एक सांस लेने की भी इजाजत ना देता। इसी तरह जब उसका जानलेवा वार बेल्ज़ेबूब के ऊपर जा बरसता है, जिसके दम पर वो सीधा बेल्ज़ेबूब को उड़ा के फेंकता है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि बेल्ज़ेबूब की शर्ट कहाँ गई तो वो तो कहीं टेलीपोर्ट हो चुकी है। बेल्ज़ेबूब को तो शुक्र करना चाहिए कि उसकी सिर्फ शर्ट ही टेलीपोर्ट हुई है, वरना उसका बस चले तो शायद से वो कुछ और भी टेलीपोर्ट कर देता। दोस्तों सिचुएशन पूरे तरीके से बदल गई है। जब मैच की शुरुआत हुई थी तो निकोला टेस्ला अपने घुटनों पर था, और अब जरा देखो तो सही, यहाँ पर बेल्ज़ेबूब अपने घुटनों पर बैठा होता है। ये चीज अब गॉड्स को हजम नहीं हो रही होती। जो काम आज तक गॉड्स नहीं कर पाए वो इंसानियत ने अचीव कर लिया है निकोला टेस्ला की थ्योरीज के दम पर। दोस्तों फिलहाल इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पर खत्म होती है।